हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 3 है, जो हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने अच्छे से डायग्राम के माध्यम से उसको समझा था। क्या नाम है उसका? परमाणु और अणु। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। कौन से? जो पेज नंबर 36, 40 और 44 पर है। जो चैप्टर के अंदर होते हैं ना क्वेश्चन, क्या है, हम लोग उन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते, बट एग्जाम में क्वेश्चन उनसे भी आते हैं। तो चलिए, समय खराब नहीं करते हुए आप लोग कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बढ़िए हमारे साथ वीडियो की ओर। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट डाला, कितना? 5.3 ग्राम। और 6.0 ग्राम डाला एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये डाला। अब क्या हुआ बच्चों? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एस्टेट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद प्राप्त हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद लिखते हैं हम, ठीक है। इस अभिक्रिया द्वारा यह दिखाना है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो बच्चों देखो, इसको इसे शब्द समीकरण में भी लिखा गया है। क्या? सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल मिलकर क्या बना रहा है? सोडियम एसिटेट, CO2 और जल, यही बना रहा है बच्चा। तो ये अभिकारक, ये उत्पाद, दोनों में क्या होगा? ये जो ग्राम का टोटल है ना, दोनों तरफ इक्वल आएगा। अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है? 5.3 और 6, इनका टोटल करा बच्चों, ये बना 11.3 ग्राम। समीकरण 1 मान लिया। उत्पादों का द्रव्यमान ये वाला लिखा, 8.2, 2.2 और ये जल 0.9, तीनों मिलाकर 11.3, दोनों बराबर है, यही होना चाहिए। अभिकारकों का द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पादों का द्रव्यमान। अतः ये क्या है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ओके, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल बनाती है। चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा था। अब क्या करना है बच्चों? हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी? अब देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन का अनुपात है और ऑक्सीजन का 8 अनुपात है, यही है 8वां। अब अपन को 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो ये 1 से हो गया 3, तो ये हो गया 3 गुना। अब 8 का भी क्या कर देंगे हम? 3 गुना, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24। देखो अच्छे लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है हमारे पास? 1:8। चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करती है, सॉरी बच्चों, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? ये 1 से कितना हो गया? 3, तो ये 8 से भी क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई, तो हो गया हमारा 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? देखो बच्चों, डाल्टन का जो दूसरा अभिग्रहित है, क्या? जो इस प्रकार है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही इनका विनाश होता है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो ऐसे डाल्टन के ऐसे रूल्स थे ना, एक पेज पे बने हुए थे, आप उनको जरूर देखना। तो उसमें ये वाला दूसरा अभिग्रहित था हमारा, कौन सा? कि परमाणु जो है अविभाज्य यानी सब, अब उसके बाद टूट नहीं सकते, सबसे क्या होते हैं? सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? वो नियम नहीं पढ़ा था हमने, छठा, कौन सा? इस प्रकार है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। बच्चे पढ़ा था हमने ये वाली लाइन, ठीक, ये मैंने उसमें नियम में लिखाया था आपको। अब आते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करिए, ये भी मैंने चैप्टर में पढ़ाया। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बच्चों?
कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। क्या होती है? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। सबसे पहले कार्बन 12 एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के। ओके, अब देखो जो हमारा इसका प्रश्न संख्या 2 है, ये क्या है बच्चों? पेज नंबर 36 पे है कुछ क्वेश्चन, कुछ 40 पे और कुछ 44 पे है। तीनों के लिए है, तो इस वजह से ये वाला 40 वाला क्वेश्चन है। 40 पेज नंबर पे है जो दूसरा क्वेश्चन। एक परमाणु को आंखों से देखना संभव क्यों नहीं है? ये मैंने उसमें चैप्टर में भी लिखाया था, क्योंकि एक परमाणु को आंखों से देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। अब नैनोमीटर क्या होता है? एक नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻9 मीटर। कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁻9 मीटर। अब ये होती है किसकी? एक नैनोमीटर की वैल्यू। ठीक बच्चों, अतः इसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। कितना छोटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। सोडियम ऑक्साइड, यानी एक तरफ हमने क्या लिखा? सोडियम, दूसरी तरफ ऑक्साइड। ये मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाना भी बताया था ना आपको, सूत्र बनाना। अब सोडियम का जो हमारे पास आवेश होता है वो +1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। अब ये सोडियम इधर आए, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से, तो ये हुआ हमारा NO2। और ये ऑक्सीजन का होगा प्लस से, तो ये बना O। तो O1 नहीं लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम? Na2O। दोबारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, ये मैंने आपको चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। हम पहले प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। सोडियम का लिखा, ऑक्सीजन का लिखा। सोडियम पे +1 आवेश, ऑक्सीजन पे -2। अब क्या होगा? ये ऐसे वज्र गुणा होगा उल्टा, ये इससे ये इससे। सोडियम होगा 2 और ऑक्सीजन होगा 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो क्या बनेगा? Na2O, सॉरी O। एल्यूमिनियम क्लोराइड, पहले एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह कितना है बच्चों? Al। और क्लोरीन का Cl। कितना बच्चों? क्लोरीन का Cl। एल्यूमिनियम की जो आवेश होता है वो कितना होता है? +3 और क्लोरीन पे -1। अब ये उल्टा वज्र गुणा हुआ, यानी एल्यूमिनियम किसके पास जाएगा? -1 के पास, तो Al1 और Cl3। तो ये क्या बना? 1 को हम लिखते नहीं आगे, तो AlCl3। यही हुआ बच्चों। अब देखिए, अब है हमारा सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम, ये सल्फर। ठीक है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na यानी नेट्रियम है, और ये सल्फर है। इसका हमने 2- अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, ये रहा। ठीक बच्चों, सल्फर का 1, Na गया 2 और सल्फर बना 1, तो क्या बना? Na2S। देखो बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम इधर लिखा, हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं OH। OH होता है, ये होता है माइनस, OH पे लगता है माइनस, मैग्नीशियम पे लगता है आवेश बच्चों 2+। वज्र गुणा हुआ, मैग्नीशियम बना 1 और OH पे बना 2, तो OH पूरा एक समूह है, तो हम कैसे लिखेंगे? OH2। तो 1 को नहीं लिखेंगे तो Mg, मतलब 1 एक ही बार है तो हम इसको लिखते नहीं है, तो ये ऐसे हो जाता है MgOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बच्चों होल ट्वाइस। अब आते हैं हम, एक सेकंड बच्चों, पानी पी लिया जाए। तो देखो अब बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। क्या यौगिकों के नाम लिखते हैं हमें कि ये कौन सा यौगिक है। पहला है Al2SO4 होल थ्राइस, चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम, ये सल्फेट। ठीक है। CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम, ये क्लोराइड। K2SO4 यानी ये पोटेशियम का साइन और ये सल्फेट। KNO3 यानी ये पोटेशियम और ये नाइट्रेट, KNO3। ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। ये कैल्शियम, ये कार्बोनेट। ओके। देखो बच्चों, अब है रासायनिक सूत्र को क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर है ये मेनली
रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? देखो बच्चों, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक रूप होता है। जैसे वो किससे बना हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लिखते हैं इस कार्बन का C, और डाई यानी दो, और ऑक्साइड यानी O। तो क्या है, उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है कि वो कैसे बना है। रासायनिक सूत्र को ही अणु सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक सूत्र को ही अणु सूत्र भी बोलते हैं। समझ गए आप लोग? किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है उसके संघटक, वो किससे बना हुआ है, संघटक यानी उसके घटकों का प्रतीकात्मक रूप होता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे। वो क्या है, निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान है? निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है? पहला है H2S अणु और दूसरा है PO4 3- आयन। तो बच्चों देखो, H2S में दो तो हाइड्रोजन के अणु दिख ही रहे हैं हमें और एक सल्फर का है, ऐसा ही है ना, दो हाइड्रोजन परमाणु और एक सल्फर का परमाणु विद्यमान है। अतः इसमें परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी है बच्चों? 3। कितनी है बच्चों? 3। अब देखो PO4 3- आयन में फास्फोरस, ये P जो हमारा फास्फोरस है इसका कितना परमाणु है बच्चों? फास्फोरस का एक परमाणु है। और जो हमारा ऑक्सीजन है इसके 4 है, ये O4 लिख रहा है यानी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अतः इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या गिने तो 4 और 1 कितनी हो गई बच्चों? 5। तो ये तो हमें देख कर ही करना था, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है इजीली, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।